मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मेहता पीजी कॉलेज से बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो साइकस है उसके अंदर किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद में किस प्रकार से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद में उसका सीड बनता है। आज अपन बात करते हैं सबसे पहले उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की और उसके बाद बात करते हैं उसके लाइफ साइकिल की। तो आज की अपनी हेडिंग है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइकस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइकस। साइकस के आर्थिक महत्व। साइकस के आर्थिक महत्व, हम इसको पॉइंट वाइज बात करते हैं इसकी कि इसके क्या क्या जो हैं वो आर्थिक महत्व होते हैं। स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं सिंपल समझाऊं कि साइकस का पार्ट है, ये हमने पढ़ा था कि इसके अंदर टैनिन पाया जाता है और टैनिन एक स्टार्च का पार्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा इसकी प्लांट बॉडी को यूज किया जाता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। स्टार्च से साबूदाना भी बनाया जाता है, स्टार्च के द्वारा गम भी बनाया जाता है, ऐसे बहुत सारे यूजेज है। लेकिन पर्टिकुलर स्पीसीज जो है इसकी, जिसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसकी 5 स्पीसीज ऐसी हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, जैसे साइकस रिवोल्यूटा, जैसे साइकस सर्सिनेलिस, जैसे साइकस पैक्टिनेटा, साइकस रमफाई। तो इनकी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको स्पेशली उसी एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए क्या करते हैं, उसको हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पर्टिकुलर एक स्पीसीज है साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा। अब जो साइकस रिवोल्यूटा स्पीसीज है इसका पर्टिकुलर जो नाम है वो होता है सग्गोपाम। और इस स्पीसीज से जो है वो क्या बनाया जाता है? साबूदाना। इसी स्पीसीज के द्वारा क्या बनाते हैं? साबूदाना। साबूदाना तैयार किया जाता है। इस स्पीसीज से क्या तैयार करते हैं? साबूदाना। क्यों? क्योंकि साइकस रिवोल्यूटा जो स्पीसीज है इसके स्टेम जो पार्ट होता है, इसका तने का जो भाग होता है उसमें कौन कौन से पार्ट? कोर्टेक्स पार्ट और उसका पिथ पार्ट। उसका कोर्टेक्स पार्ट और उसका पिथ भाग, मज्जा भाग, ये 2 पार्ट ऐसे होते हैं इसके जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? स्टार्च भरा हुआ होता है। इसके स्टेम के कोर्टेक्स पार्ट में और इसके पिथ पार्ट में क्या भरा हुआ होता है? स्टार्च भरा हुआ होता है। और इस स्टार्च की क्वांटिटी जो है वो ये मानी जाती है कि 31% होती है। और इसी स्टार्च के द्वारा क्या तैयार किया जाता है? साबूदाना तैयार किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइकस की एक स्पीसीज है साइकस रिवोल्यूटा। इस स्पीसीज को सग्गोपाम नाम भी इसीलिए दिया गया क्योंकि इस स्पीसीज का जो स्टेम पार्ट होता है, स्टेम के कोर्टेक्स पार्ट में और पिथ पार्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 31% स्टार्च पाया जाता है। और इस स्टार्च का यूज किस लिए किया जाता है? साबूदाना बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी स्पीसीज के दूसरे फंक्शन की। ये तो हुआ इसका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सेकंड इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसी स्पीसीज का कि इसके प्लांट की जो लीफ होती हैं साइकस के, इस प्लांट की यानी कि साइकस रिवोल्यूटा की जो लीफ होती है वो देखने में बहुत सुंदर होती हैं। उनका जो फाइबर होता है वो भी क्या होता है? बहुत मजबूत टाइप का होता है। तो जब इनका फाइबर मजबूत जब होता है तो इसको यूज किया जाता है किसके लिए? डोरियाँ बनाने के लिए,
चटाइयाँ बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, पायदान बनाने के लिए, इसके अलावा मंदिर और गिरजाघर जो होते हैं उनको सजाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो पर्टिकुलर मैं इसकी लीफ का यूज लिख रही हूँ कि इसकी जो लीफ होती हैं उसको डोरियाँ बनाने के लिए यूज करते हैं। डोरियों के अलावा इनसे रेसे तैयार किए जाते हैं और इसके अलावा इनसे जो मजबूत टाइप के जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों के लिए भी इसको यूज किया जाता है। यानी कि जो लीफ होती है उनसे पतली रस्सियों के रूप में डोरियां बना ली जाती हैं, उनसे पतले पतले धागे निकाल कर रेसे बनाए जाते हैं और उन रेसों से क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। ये तो पर्टिकुलर हुआ रेसे के रूप में। इसके अलावा जो लीफ पुरानी हो जाती हैं या जो प्लांट जो है वो पुराने हो जाते हैं जिनकी लीफ से हम रेसे नहीं बना सकते, उस लीव्स के पार्ट से क्या बना ली जाती हैं, झाड़ू बना ली जाती हैं, जो घरों में झाड़ू लगाने के काम आते हैं उनके लिए। और जैसे हमने रस्सियाँ निकाल ली उनसे पतले धागे के रूप में, अब जो थोड़ा सा मोटा उसका जो स्टेम पार्ट यानी कि लीफ का जो रैकिस पार्ट होता है वो बच जाता है। अब उस रैकिस पार्ट को क्या यूज करते हैं, टोकरी बनाने में, टोकरी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा टोप बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे जो इस लीफ होती है, मैंने आपको समझाया था इसका रैकिस और लीफ लेट दो पार्ट होते हैं लीफ के, तो लीफ लेट को तो हटाकर फाइबर के रूप में निकाल लेते हैं और जो उसका रैकिस वाला पार्ट बचता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, उसको बीच में से छील करके पतला बना करके और जैसे रस्सियाँ टाइप की जो निकलती हैं उससे पतली जो ब्रांच निकलती हैं उनसे क्या बना ली जाती है, टोकरियाँ बना ली जाती हैं, या फिर उनसे क्या बना लेते हैं, झाड़ियाँ बना लेते हैं, या फिर उनसे टॉप बना लेते हैं, जो एक तरीके से बच्चों के टॉयज़ टाइप के होते हैं, वो टॉप भी इन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं। और जो बहुत सॉफ्ट टाइप की और न्यू जो लीफ होती हैं, नई जो सुंदर लीफ निकलती हैं, उन लीव्स को क्या यूज करते हैं, जो मंदिर होते हैं, जो नई लीफ होती हैं, न्यू लीफ, नई लीफ को क्या करते हैं, मंदिर और गिरजाघर इनको सजाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो गिफ्ट के रूप में बुके दिए जाते हैं, उन बुकों को डेकोरेट करने के लिए भी क्या करते हैं, इनकी जो नई लीफ होती हैं उनका यूज किया जाता है। तो अकेली जो लीव्स हैं किसकी, साइकस रिवोल्यूटा की, इनको 3 तरीके से यूज करते हैं। किसके रूप में, जो लीफ पुरानी है, थोड़ी सी मैच्योर है, उनको तो यूज किया जाता है डोरी, रेसे और कपड़े बनाने के लिए, और जो बिल्कुल नई लीफ होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, उनको यूज करते हैं मंदिर और जो गिरजाघर होते हैं उनमें, या फिर बुकों के लिए, बुके डेकोरेट करने के लिए। और जिनसे हम टोकरी रेसे ये बना लेते हैं, उनका जो पीछे का रैकिस मजबूत पार्ट बचता है उसको यूज करते हैं झाड़ू बनाने के लिए, टोकरी बनाने के लिए और टॉप बनाने के लिए। ये तो हुआ पर्टिकुलर साइकस रिवोल्यूटा जो स्पीसीज है उसका एक फंक्शन। अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, नंबर 2। दूसरी स्पीसीज जो है इसकी वो है साइकस रम्फाई। दूसरी स्पीसीज कौन सी है इसकी, साइकस रम्फाई। साइकस रम्फाई की जो स्पीसीज होती है उसमें भी स्टार्च पाया जाता है, लेकिन वो जो स्टार्च होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, इसलिए उस स्टार्च को किसके लिए यूज कर लेते हैं, गोंद बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसके रूप में, गोंद के रूप में यूज करते हैं। और ये गोंद कहाँ यूज किया जाता है, क्योंकि साइकस रम्फाई की जो स्पीसीज है ये अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो अंडमान और निकोबार वाले क्षेत्र में ये लोग किसके रूप में यूज करते हैं, गोंद के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे कि गोंद के रूप में यूज किया जाता है साइकस रम्फाई को। इसके अलावा साइकस रम्फाई के जो बीज होते हैं, इनके जो बीज होते हैं इनको क्या किया जाता है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह होता है, अंडमान निकोबार में इनके बीजों को क्या किया जाता है, भूनकर, यानी कि रोस्टेड कर भूनकर खाया जाता है। इनके जो बीज होते हैं
उनको रोस्टेड करके और फिर खाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीज थोड़े से गर्म तासीर के होते हैं। इनमें से एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पाइनस होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, पर पाइनस के बीज के लिए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाइनस के बीज क्या कहलाते हैं, चिलगोजा कहलाते हैं, जो एक मूंगफली की तरह रोस्टेड करके खाए जाते हैं। तो जो साइकस रम्फाई स्पीसीज है, एक तो उसे गोंद के रूप में यूज करते हैं, इसके अलावा अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र होता है उसके अंदर इनके जो बीज होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेक कर यानी कि भून करके खाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा उपयोग, एक स्पीसीज होती है साइकस पैक्टिनेटा। साइकस पैक्टिनेटा, जो साइकस पैक्टिनेटा स्पीसीज है, इसकी जो स्टेम पार्ट होता है, इसके स्टेम पार्ट को छील करके उसकी जो छाल होती है, बार्क होती है, उसको हटाकर फिर सुखाकर फिर पीस कर, जैसे हम अपने हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू यूज करते हैं, वैसे वो लोग उसकी छाल को जो है अपने हेयर वॉश करने के लिए यूज करते हैं। और कहाँ पर? आसाम में। आसाम में, कि आसाम में लोग बाग क्या करते हैं, साइकस पैक्टिनेटा जो स्पीसीज है इसके स्टेम की छाल को उतार कर कॉमा सुखाकर कॉमा पीस कर, छाल को उतार कर सुखाकर फिर पीसते हैं, पीस कर बाल धोने के लिए यूज किया जाता है। बाल धोने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। कहाँ पर? आसाम वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इसकी स्टेम पार्ट में से जो छाल होती है उस छाल को उतार लिया जाता है और सुखाकर फिर उसको पीस लिया जाता है और फिर हेयर वॉश करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्पीसीज आती है इसकी नंबर 4, साइकस सर्सिनेलिस। साइकस सर्सिनेलिस। साइकस सर्सिनेलिस को हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे थे, हर जगह एक एक्सेप्शन के रूप में थी कि इसका जो ओव्यूल होता है जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है तो बाकी सब में तो वो 128 से 256 थे, लेकिन इसमें कितने थे, 512 न्यूक्लियस बन रहे थे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से ओव्यूल के अंदर। इसके अलावा जहाँ जहाँ एक्सेप्शन आया था वहाँ वहाँ क्या थी, साइकस सर्सिनेलिस स्पीसीज ही पाई जाती थी। ये स्पीसीज जो है वो कहाँ पाई जाती है, दक्षिण भारत में पाई जाती है, दक्षिण भारत में पाई जाती है। और इस स्पीसीज के जो लीफ पार्ट होते हैं, साइकस सर्सिनेलिस जो स्पीसीज है इसकी जो लीफ होती हैं उनसे कुछ डिफरेंट टाइप के आइटम्स बनाए जाते हैं कि इनकी जो लीफ होती है उनसे पंखे बनाते हैं जो गर्मियों में हवा डालने के लिए यूज किए जाते हैं। आपने भी देखा होगा मार्केट के अंदर लकड़ियों की जैसे पतली पतली पत्तियां जो होती हैं उनको डिज़ाइन से फोल्ड कर करके क्या बना देते हैं, पंखे बना दिए जाते हैं। और वो पंखे जो हैं वो कहाँ बनते हैं, दक्षिणी भारत में बनते हैं। कौन सी स्पीसीज से, साइकस सर्सिनेलिस की जो स्पीसीज है उसकी जो लीफ होती हैं उनसे क्या बनते हैं, एक तो पंखे बनते हैं और एक इसी स्पीसीज से क्या बनाए जाते हैं, पर्दे बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जो अच्छी बहुत सुंदर टाइप की डिज़ाइन वाली जो चटाइयाँ होती हैं वो भी इसी स्पीसीज से बनाई जाती है। तो दक्षिणी भारत में लोग क्या करते हैं, इनकी लीफ थोड़ी चौड़ी तो होती ही है, रैकिस और लीफलेट दो में डिवाइड होती है, तो उसके रैकिस पार्ट पे जो पिटियोल वाला पार्ट होता है उसको तो काट दिया जाता है और आगे जो रैकिस से आगे जो लीफलेट पार्ट होता है उसको आगे पीछे यूँ फोल्ड कर करके अल्टरनेट पोजीशन में शिफ्ट करके और फिर उनसे क्या बना देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पंखे बना दिए जाते हैं जो गर्मियों में हवा डालने के लिए यूज किए जाते हैं। तो पंखे, पर्दे और चटाइयाँ ये सारी स्पीसीज भी क्या होती है, इनसे प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो आता है, एक स्पीसीज होती है साइकस मीडिया। साइकस मीडिया,
साइकस मीडिया स्पीसीज वैसे तो नॉर्मली बहुत विषैली होती है, जहरीली टाइप की होती है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसकी जो जहरीलापन होता है उसको कम करने के लिए इसको जो बीज होते हैं उनको पहले सेक लिया जाता है, यानी कि भून लिया जाता है, रोस्टेड कर लिया जाता है, तो उसका जो विषैलापन हो जाए वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये स्पीसीज एक ऐसी है जो नॉर्मली तो क्या होती है, विषैली होती है, लेकिन इस साइकस मीडिया स्पीसीज के जो बीज होते हैं इन्हें भूनकर इन्हें भून करके क्या किया जाता है, इनका विषैलापन कम किया जाता है और फिर इन्हें क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। पहले इनका विषैलापन दूर कर देते हैं और फिर इनको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ये हुए साइकस के पूरे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। क्या क्या इम्पोर्टेंस है मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि इसकी रूट पार्ट की ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। साइकस की जितनी भी स्पीसीज होती हैं या तो उनके स्टेम पार्ट को यूज किया जाता है या फिर स्टेम पार्ट से क्या कर लिया जाता है, स्टार्च को अलग कर लिया जाता है और साबूदाना बना लिया जाता है, या फिर उनके जो आसाम जैसे इलाके होते हैं वहाँ पर इनके गोंद पार्ट को सेपरेट कर लिया जाता है। और यदि इस पार्ट को सेपरेट नहीं करते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, इसको जो है इसकी जो लीफ होती है उनसे ड्रेसें बनाने में, डोरियाँ बनाने में और इनके अलावा इनसे कपड़े बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो पुरानी लीफ हो जाती है उनसे झाड़ू, टोकरी आदि बनाई जाती है। नई जो लीफ निकलती है उसे मंदिर वगैरह सजाने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी दूसरी स्पीसीज होती हैं जैसे रम्फाई स्पीसीज है, पैक्टिनेटा स्पीसीज है, साइकस सर्सिनेलिस स्पीसीज है। इन सारी स्पीसीज का क्या किया जाता है, अलग अलग यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो आज अपना एक टॉपिक जो है वो साइकस की इकोनॉमी इम्पोर्टेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करते हैं साइकस की लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। साइकस का जीवन चक्र साइकस का जीवन चक्र। साइकस का जीवन चक्र जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जिस बच्चे को साइकस का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल समझ में आ जाती है तो उसको बचे हुए जितने भी मेंबर्स हैं जिम्नोस्पर्म के वो समझ में आ जाएंगी। मैं यहाँ पर ये चीज़ समझाऊंगी आपको कि साइकस की लाइफ साइकिल में और जो बचे हुए जिम्नोस्पर्म में से जैसे एफिड्रा है, पाइनस है, नीटम है, उनकी लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले साइकस के बारे में कि ये तो हमने उस दिन पढ़ाई था जब मैंने इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में समझाया था, तब कि साइकस का मेल प्लांट अलग होता है और साइकस का फीमेल प्लांट अलग होता है। यानी कि इसमें मेल कोण अलग प्लांट पे बनते हैं और फीमेल कोण जो बनने चाहिए वो फीमेल कोण नहीं बनते हैं। याद रखने वाली यही बात है। इसमें फीमेल कोण के स्थान पर डायरेक्ट क्या लगते हैं, ओव्यूल लगते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइकस प्लांट, साइकस प्लांट, ये लिखा मैंने मेल प्लांट और इसी के पास मैं दूसरा लिख देती हूँ साइकस फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट। एक है मेल प्लांट और एक है फीमेल प्लांट। साइकस का जो मेल प्लांट होता है उसके ऊपर क्या बनते हैं, मेल कोण बनते हैं। और साइकस का जो फीमेल प्लांट होता है उसके ऊपर डायरेक्ट क्या बनते हैं, ओवल बनते हैं।
साइकस का जो मेल प्लांट होता है जिसपे मेल कोण बनते हैं, इस मेल कोण के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल बनती है। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। अब मैं पहले आपको एक से नीचे लाती हूँ, फिर दूसरा समझेंगे। इन माइक्रोस्पोरोफिल में क्या बने हुए होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट होती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये सेल हमेशा क्या होती हैं? 2n। इधर बनता है ओवल। ओवल के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवल का डेवलपमेंट किस में होता है? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में क्या बनती हैं? मेगास्पोर मदर सेल। ये जो सेल होती हैं मेगास्पोर मदर सेल, ये भी क्या होती हैं? 2n। अब ये दोनों सेल ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और इधर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या करती हैं? मियोसिस, अपना अर्धसूत्री विभाजन। मेगास्पोर मदर सेल अपना अर्धसूत्री विभाजन करके और किसका निर्माण करेगी? और माइक्रोस्पोर मदर सेल अपना अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करेगी? ये याद रखने वाली बात है। माइक्रोस्पोर अगर है तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करने के बाद में किसका निर्माण करेगी? माइक्रोस्पोर का। क्लियर? और जो मेगास्पोर मदर सेल है वो किसका निर्माण करेगी? मेगास्पोर का। ये माइक्रोस्पोर जो बने हैं ये किसका निर्माण करेंगे? मेल गैमेटोफाइट का। मेल गैमेटोफाइट। और इधर मेगास्पोर किसका निर्माण करेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। इधर बन गया फीमेल गैमेटोफाइट, उधर बन गया मेल गैमेटोफाइट। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। इधर तो बना फीमेल गैमेटोफाइट, और इधर क्या बना? मेल गैमेटोफाइट। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो तो किसका डेवलपमेंट करती है? आर्चिगोनिया का। फीमेल गैमेटोफाइट किसका निर्माण करती है? आर्चिगोनिया का। और जो मेल गैमेटोफाइट है ये किसका निर्माण करती है? मेल न्यूक्लियस का। किसका निर्माण करती है? मेल न्यूक्लियस का। अब इस आर्चिगोनिया में किसका निर्माण होगा? एग सेल का। और इधर इस मेल न्यूक्लियस से किसका निर्माण हो जाएगा? मेल गैमेट का। मेल गैमेट का। ये एग सेल और ये मेल गैमेट आपस में क्या कर लेंगे? फ्यूजन। और किसका निर्माण कर देंगे? oospore का। किसका निर्माण करेंगे? oospore का। ये सेल कैसी थी? हैप्लॉइड। और ये सेल भी कैसी थी? हैप्लॉइड। दोनों के फ्यूजन से क्या बना? oospore। oospore कैसा है? डिप्लॉइड टाइप का oospore है।
यह oospore आगे अपना क्या करेगा, डेवलपमेंट, और किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का। किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का। यही एम्ब्रियो आगे अपना डेवलपमेंट करके क्या बना देगा, प्रो एम्ब्रियो, जो अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी कि किस प्रकार से ये सेलुलर कंडीशन बना देता है और अपने न्यूक्लियस को ख़त्म कर देता है। तो क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो। यही प्रो एम्ब्रियो अब क्या बनाएगा आगे, साइकस प्लांट। कौन से वाला, मेल एंड फीमेल, क्या बना देगा, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। अब मैं आपको वापस समझाती हूँ इसको कि किस तरीके से जो है मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। जो मेल प्लांट होते हैं उसके ऊपर तो क्या लगते हैं, मेल कोण लगते हैं। ये पॉइंट याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन साइकस का जो फीमेल प्लांट होता है उसके ऊपर फीमेल कोण नहीं बनते, उसके ऊपर प्रकृति में डायरेक्ट क्या लगते हैं, ओवल लगते हैं। इसीलिए क्वेश्चन बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि प्रकृति में कौन से जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे हैं जिनका ओवल नेक्ड आँखों से, नग्न आँखों से देख सकते हैं, या फिर किनका ओवल आकार में सबसे बड़ा होता है। तो हमारा आंसर क्या होता है, साइकस के जो प्लांट है उसका ओवल सबसे बड़े आकार का होता है, क्योंकि इसकी ओवल कभी भी ढके हुए नहीं होते और साथ में ही बाहर ही लगे हुए होते हैं। तो इसका बाहर सबसे पार्ट कौन सा हुआ, ओवल। अब ओवल के अंदर जब ओवल अपना डेवलपमेंट शुरू करता है तो किसका निर्माण होता है, मेगास्पोरेंजिया का। मेगास्पोरेंजिया में कौन होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। इन्हीं सेल्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसएमसी सेल, स्पोर मदर सेल। इधर क्या होती हैं, मेल कोण में माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। इन्हें भी यहाँ पर हम एसएमसी सेल ही कहते हैं, लेकिन इनके पहले लगा दिया जाता है मेगास्पोर मदर सेल और इनके पहले लगा दिया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब याद रखना कि ये मेगास्पोर मदर सेल वो माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों क्या करती हैं, मियोसिस करती हैं। इसका मतलब इस सेल से पहले की जो अवस्था है यहाँ तक की, वो अवस्था कैसी है, डिप्लॉइड टाइप की है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मियोसिस होने से पहले तक की जो स्टेज है वो क्या होती है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। कैसी होती है, 2n। स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो क्या होती है, 2n होती है। अब ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन जैसे ही मेगास्पोर और मदर स्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल पे पहुंचती है, दोनों क्या करती हैं, अपना मियोसिस करती हैं। मियोसिस के बाद में जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो तो निर्माण कर देंगी फीमेल गेमेटोफाइट का, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं वो निर्माण कर देंगी मेल गेमेटोफाइट का। यहाँ मैंने समझाया कि ये फीमेल गेमेटोफाइट, वो मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट से किसका निर्माण होता है, आर्किगोनिया का होता है। मैंने यहाँ आर्किगोनिया से डायरेक्ट एग सेल लिखा है, लेकिन डायग्राम में यहाँ पर 2 स्टेप और समझाऊंगी, क्योंकि आर्किगोनिया में जितनी सेल बनती है उनमें से जो अपेक्स पार्ट की ओर जो सेल होती हैं उनमें से 2 से 5 सेल, इससे लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि नॉर्मली 2 से 5 सेल किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आर्किगोनियल इनिशियल सेल में। एक एक्सेप्शन पढ़ा था हमने साइकस रिवोल्यूटा, उसके अंदर क्या था कि 2 से 6 ऐसी सेल्स होती हैं जो साइज में नॉर्मल सेल से क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और आर्किगोनिया का निर्माण करती हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ इस स्टेप को स्किप किया क्योंकि उसकी यहाँ पर कोई यूटिलिटी है नहीं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि आर्किगोनिया से किसका निर्माण होता है, एग सेल का निर्माण होता है। और इधर मेल न्यूक्लियस से किसका निर्माण होता है, मेल गैमिट का निर्माण होता है। तो ये एग सेल, ये मेल गैमिट किसके द्वारा, पोलन ट्यूब के द्वारा, यानी कि साइफेनोगेमस प्रकार के
फर्टिलाइजेशन के लिए, साइफोनोगेमी प्रकार के फर्टिलाइजेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए क्या करता है, एग सेल तक पहुंच जाता है। और एग सेल जैसे ही इसके साथ फ्यूजन करती है तो उससे क्या बन जाता है, oospore। और ये oospore क्या होता है, हमेशा 2n टाइप का होता है, यानी कि डिप्लॉइड प्रकार का oospore बनता है। ये डिप्लॉइड oospore जो होता है वो किसका निर्माण कर देता है, एम्ब्रियो का। और यही एम्ब्रियो बार बार अपने न्यूक्लियस को मल्टी न्यूक्लियेट स्टेज में ला करके, ये मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी क्योंकि यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं उसको, कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में आधे से ज़्यादा न्यूक्लियस बेसल पार्ट की ओर हो जाते हैं और कुछ क्वांटिटी में न्यूक्लियस चले जाते हैं अपेक्स पार्ट की ओर। फिर धीरे धीरे वो अपना सेंट्रीपिटल क्रम में, यानी परिधि से सेंटर की ओर अपना अरेंजमेंट करते हैं। और अरेंजमेंट के बाद में उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन के बाद में सारे न्यूक्लियस परिधि की ओर आ जाते हैं और सेंटर में एक छोटी सी वैक्यूल बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। फिर वो क्या करता है, अपनी ग्रोथ करके थोड़ा लंबा हो जाता है और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है उसका हॉस्टोरियल पार्ट, एक होता है उसका सस्पेंसर और एक होता है उसका एम्ब्रियोनल पार्ट। ये मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी अभी। इसके बाद में आ जाता है कि प्रो एम्ब्रियो बनता है, ये साइकस का प्लांट बनेगा या फिर साइकस में मेल प्लांट या फीमेल प्लांट हो जाता है। ये तो हुआ एक फ्लो चार्ट के रूप में इसका डायग्राम। अब मैं आपको समझाती हूँ इसके डायग्राम से, एक बार मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से जो है ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत इजी टाइप की होती है, लेकिन उसको समझना ध्यान से पड़ता है क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल का बनना और उधर की तरफ मेल गेमिटोफाइट जो बनता है उसका बनना, वो सबसे ज़्यादा एक वैसा है, डिफ़िकल्ट टाइप का होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने दी नेक्स्ट स्लाइड और इस पे दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से ये जो हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाली होती है, ये देखिए अब मैं इसके अंदर आपको समझाती हूँ। इसके अंदर ये डायग्राम थोड़ा सा जूम नहीं हो पा रहा है, मैं इसमें दोबारा इसके डायग्राम को ओपन करती हूँ और फिर इसके अंदर इसको जूम करके, और फिर ये भी नहीं हो रहा, दूसरी स्लाइड पे करके देख लेते हैं अपन एक बार। हो सकता है कि इस पे तो शायद हो ही जाएगा, कई बार टेक्निकल इश्यू की वजह से भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको इसमें एक पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाना चाहूँगी इसके अंदर, कि इसकी जो स्पीसीज है, अब देखिए इसके अंदर आप इसका आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से कि एक साइकस का प्लांट जो है वो मेल प्लांट है, एक साइकस का फीमेल प्लांट है। जो साइकस का मेल प्लांट है उसके ऊपर कोण बना हुआ है और जो फीमेल प्लांट है उसके साइडों में ओवल्स बने हुए हैं। यहाँ देखिए कि मेल प्लांट के छोटे छोटे जो हैं वो ओवल्स के स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, ओवल लाइक स्ट्रक्चर है ये ओवल वाले पार्ट दिख रहे हैं और ये कोण वाले पार्ट दिख रहे हैं। तो कोण वाले पार्ट से इस तरीके से माइक्रोस्पोरोफिल बनती है और उस पार्ट पे ये मेगास्पोरोफिल बनती हैं। ये धीरे धीरे अपना डिवीजन करती हैं और इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्म में और इधर ओवल शेप में आ जाती हैं। जैसे ही ये टेट्राहेड्रल फॉर्म से सिंगल सेलुलर माइक्रोस्पोर मेल गेमेट्स के फॉर्म में पहुंचती हैं, ये लास्ट में आकर के और एक एग सेल के फॉर्म में आ जाती हैं। जब ये फ्यूजन कर लेती हैं तो इनकी लाइफ साइकिल यहाँ तक क्या हो जाती है, फ्यूजन के बाद में डिप्लॉइड और वापस अपना जर्मिनेशन करके सीड बना देते हैं और ये सीड जर्मिनेशन करके और वही मेल और फीमेल प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि किस प्रकार से बनते हैं ये। जैसे मैं डायग्राम बनाऊँ, ये बनाया मैंने साइकस का मेल प्लांट। तो साइकस का मेल प्लांट बनाते टाइम हमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि साइकस के मेल प्लांट के अपेक्स पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कोण प्रेजेंट होता है। कोण से ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये उसका मेल प्लांट है, लेकिन इसका जो फीमेल प्लांट होता है
उसके ऊपर आप ध्यान से देखना कि जो टिप पार्ट होता है उस पे तो क्या प्रेजेंट होती हैं, ये लीफलेट वाला पार्ट प्रेजेंट होता है और साइड में उसके ऊपर बहुत सारी क्या निकले हुए होते हैं, ओवल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकली हुई होती हैं। तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है। ये बनाया मैंने इसका ये वाला पार्ट। तो इस भाग के पास में इस तरीके से बड़े साइज के ओवल्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। यो तो ये पार्ट कौन सा होता है इसका, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट ये होता है मेल पार्ट। इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल पार्ट में टिप पार्ट के ऊपर कौन निकलता है, इसमें ये ओवल्स निकलते हैं। अब ये पार्ट तो किसका निर्माण करते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल का, और ये प्लांट पार्ट किसका निर्माण कर देते हैं, डायरेक्ट ओवल का। अब जो ओवल वाला पार्ट है ये तो लास्ट में डेवलपमेंट करते करते क्या बना देगा, एग सेल बना देगा, और ये वाला जो पार्ट है माइक्रोस्पोरोफिल ये लास्ट में क्या बना देगा, मेल गैमिट का फॉर्मेशन करवा देगा। मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन तो इसका बहुत बड़ा है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मियोसिस से पहले की बात है, इसी स्टेज में इनके अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। ये दोनों यहाँ आकर के क्या कर लेते हैं, अपना फ्यूजन कर लेते हैं। जैसे ही फ्यूजन करते हैं तो ऊ स्पोर का निर्माण होता है। अब मैं आपको एक छोटे से ऊ स्पोर के डायग्राम से समझा रही हूँ कि ये मैंने बना दिया इसमें ऊ स्पोर का डायग्राम। ये इस ऊ स्पोर क्या था, सिंगल सेल वाला है। ये सबसे पहले क्या करेगा, अपना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है तो इस तरीके से इसके अंदर क्या बन जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये सारे न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपना अरेंजमेंट करते हैं और सेंटर में क्या बना देते हैं, एक वैक्यूल, और बाकी सारे ऊपरी भाग के ऊपर कम और परिधि भाग की ओर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा व्यवस्थित हो जाते हैं इस तरीके से, और सेंटर में क्या बन जाती है, वैक्यूल बन जाती है। तो ये पार्ट इसका वैक्यूल और ये परिधि से केंद्र की ओर इनके अंदर न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हो जाता है। अब ये क्या करता है, अपनी लंबाई को बढ़ाता है। तो ये तो हो जाता है इसका सस्पेंसर वाला पार्ट, वो पार्ट बन जाता है ये, और नीचे की ओर क्या बन जाता है इसमें, एम्ब्रियो। तो ये जो भाग है इसका, ये तो करने लग जाता है हॉस्टोरिया की जैसे कार्य, हॉस्टोरिया की जैसे ये भाग काम करता है सस्पेंसर की जैसे, और ये वाला पार्ट करता है एम्ब्रियो की जैसे। ये हॉस्टोरिया पोषण का अवशोषण करता है और किसको दे भेजता है, सस्पेंसर को भेजता है, और ये सस्पेंसर उन न्यूट्रिशन को किसके पास भेज देता है, एम्ब्रियो के पास, और लास्ट में इस एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट। और जैसे ये एम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट करता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद में किसका निर्माण हो जाता है, सीड का, और ये सीड क्या करता है, अपना जर्मिनेशन करता है और क्या बना देता है, सीडलिंग, सीडलिंग बनाता है, और सीडलिंग क्या बना देगी वापस, साइकस का प्लांट। इस तरीके से जो है साइकस की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। आज अपना टॉपिक जो है वो साइकस में कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है वो बात करेंगे किसकी, पाइनस की। आपके सिलेबस में पाइनस है नहीं, अपन बात करेंगे एफिड्रा की, कि एफिड्रा के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अब मैं आपको इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि किस तरीके से जो है, ये तो हुए इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो आपको मैंने बहुत इजी तरीके से समझाएं कि मेन रूप से इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसका स्टेम होता है और उसका लीफ पार्ट होता है। ये तो हुआ उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं हम इसके लाइफ साइकिल की। तो मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो कि साइकस का मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो दोनों प्लांट अलग अलग होने की वजह से एक के ऊपर तो बनते हैं मेल कोन और दूसरे पे डायरेक्ट क्या लगे हुए होते हैं, ओवल।
बस ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल कौन दोनों बनते हैं, लेकिन एफिड्रा में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें कुछ कैरेक्टर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनके सिमिलर होते हैं, इसलिए उनके अंदर 95% ही मान लो आप इतने कैरेक्टर उसमें एंजियोस्पर्म से रिलेटेड होते हैं। इसलिए एफिड्रा को जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट दोनों के बीच की क्या कह दिया जाता है, कड़ी कहा जाता है, उनको दोनों का मीडिएटर कह दिया जाता है। तो ये ओवल्स जो हैं वो लास्ट में आकर के किसका निर्माण करते हैं, मेगास्पोर मदर सेल का जो 2n होती हैं, और इधर ये किसका निर्माण करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं। याद रखना कि साइकस का प्लांट हो चाहे किसी का भी प्लांट हो, जब मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं वहाँ तक कि सभी सेल्स हमेशा के लिए क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। ये सेल हमेशा डिप्लॉयड होती हैं, ये सेल हमेशा डिप्लॉयड होती हैं। अगर ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए तैयार होंगी तो इनको एक बार अपना मियोसिस डिवीज़न करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि इन्होंने मियोसिस डिवीज़न नहीं किया तो ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग नहीं लेंगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जैसे ये मियोसिस करेंगी तो सिंपल सी बात है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं तो माइक्रोस्पोर ही बनाती हैं, इधर मेगास्पोर मदर सेल हैं तो मेगास्पोर ही बनाती हैं। जो मेगास्पोर मदर सेल हैं वो फीमेल गैमेट का निर्माण करेंगी और ये मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती हैं। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है तो ये मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के द्वारा, यानी मैंने उस दिन भी आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट्स एग सेल तक पहुंचता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, साइफोनोगेमी। क्या कहा जाता है, साइफोनोगेमी कहा जाता है। और ये साइफोनोगेमी के द्वारा यानी पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट कहाँ पहुँच जाते हैं, एग सेल के पास पहुँचते हैं और फ्यूजन करके वो स्पोर बनाते हैं। ये वो स्पोर फिर अपना वही डिवीजन की प्रोसेस करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो जो है अपना डेवलपमेंट करके और लास्ट में क्या बना देगा, सीड का निर्माण कर देगा। प्रो एम्ब्रियो सीड जर्मिनेशन करके और अगले वर्ष फिर उसी स्टेज में आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए सभी को थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक एफिड्रा के बाद में बात करते हैं।